सब मैं खुशदीप आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा एंड सबसे पहले आप आई बटन पर क्लिक कीजिए और एचसीएफ और एलसीएम वाली वीडियो देखिए जिन्होंने अब तक नहीं देखी है। ऑलराइट, और आज का जो सेशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है और जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो भले वो बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हर एस्पिरेंट के लिए ये वीडियो सूटेबल है। उनको काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल इसमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी और साथ ही आपको एक नई अप्रोच मिलेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ऑलराइट, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये मेरी गारंटी है कि आपको नए मेथड सीखने को मिलेंगे और एक नया तरीका आपको सीखने को मिलेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज अलजेब्रा के ऊपर। सबसे पहले हमें ये देखना है अलजेब्रा कहता है किससे, क्या है, क्या अलजेब्रा कहाँ से आया है ना। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ज़्यादा हम हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे इस चीज़ की, पर बेसिक हमें मालूम होना चाहिए। अलजेब्रा एक अरेबिक वर्ड है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा करना सारे पार्ट्स को, जितने भी ब्रोकन पार्ट्स हैं। यही काम मैथ्स में भी है इसका। आपने बहुत सारे क्वेश्चंस करे होंगे जिसमें आपने लेट द प्रेजेंट एज बी एक्स, लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स बी एक्स, आपने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करे होंगे जिसमें आपने एक्स वाई कोई ना कोई वेरिएबल लिया होगा। तो उस टाइम आप वेरिएबल क्यों लेते हैं, कभी आपने सोचा? यही अलजेब्रा है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं मैथ्स के अंदर, यही अलजेब्रा जो आप शुरू से ये काम कर रहे हैं। तो इससे आपको एक चीज़ मालूम पड़ी होगी, ये जो आप वेरिएबल लेते हैं किसकी जगह पे ले रहे हैं। आप उस वेरिएबल की लास्ट में वैल्यू क्या निकालते हैं? एक नंबर फॉर्म में निकालते हैं ना। एग्जैक्टली तो यही चीज़ है कि हम क्या करते हैं, सिंबल्स का यूज करते हैं। और मैथ्स में अगर मैं कहूँ तो हम वेरिएबल्स का यूज करते हैं किसकी जगह पर? नंबर्स की जगह पर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि अलजेब्रा क्या है और हम क्यों इस चीज को पढ़ रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे मेन पहले हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के नाम में ही मुझे दिखाई दे रहा है, पॉली का क्या मतलब होता है? मैनी। नोमियल का मतलब क्या होता है? पार्ट्स, या अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो टर्म्स। तो आप कह सकते हो मैनी टर्म्स। अब मैनी टर्म्स की कैटेगरी क्या है? यहां पर आपका मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड हायर नंबर ऑफ टर्म्स। अब समझिएगा यहाँ दोस्तों, ये मैंने क्या लिखा अभी तक? कुछ नहीं है, बेसिक है। पॉलिनोमियल का मतलब है मैनी टर्म्स, बहुत सारे पार्ट्स हो। अब वो पार्ट्स का क्या मतलब है? टर्म्स है मैथ्स की, मैथ्स के उसमें। मोनोमियल का मतलब है जहां सिर्फ वन टर्म प्रेजेंट हो। टर्म का मतलब यहां पर आपका क्या है? कोई भी एक टर्म, ठीक है ना, सिर्फ एक टर्म। टू टर्म्स का मतलब क्या है? 2x प्लस एक्स क्यूब, 3xy प्लस जेड। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है? दो टर्म्स हैं। ट्राइनोमियल का मतलब क्या हो गया? तीन टर्म्स हैं, ठीक है ना। भले कॉन्स्टेंट्स भी आ जाए, वो भी आपका यहाँ पर गिना जाएगा। हायर नंबर ऑफ टर्म्स, तीन से भी ज्यादा हो। कुछ भी एग्जांपल आप लिख सकते हो, ठीक है ना, कुछ भी। अब काफी बच्चों को ये लगता है कि ये मोनोमियल है, ये बाइनोमियल है, ये ट्राइनोमियल है, और जो हायर नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। नहीं, ये आपका मिसकंसेप्शन है। ये सारे के सारे ही आपके किसके अंडर आते हैं? पॉलिनोमियल के अंडर ही आते हैं। तो ये भी पॉलिनोमियल है, सारे ही आपके क्या है? ये पॉलिनोमियल है। ऑलराइट, तो अब ये तो चलो मैंने सुना दी यहाँ पर रामायण छोटी सी, पर तब भी कुछ बच्चे होंगे जो बोलेंगे पॉलिनोमियल होता क्या, मतलब क्या उस चीज का। चलो मैनी फॉर्म्स बता दिए, पर मैथ्स की उसमें हम किस तरह से यूज करते हैं, मैथ्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या है, तो वो देखिए आप यहाँ पर। पॉलिनोमियल
ठीक है, इसको हम कह सकते हैं एन एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, हैविंग वेरिएबल्स ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, समझ लेनी है आपको। ये जो लाइन है वेरिएबल्स ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यही सबसे ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों है अभी हम बात करेंगे, पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक्सप्रेशन क्या होता है। 7th 8th में चैप्टर था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, 6th क्लास में भी है आई थिंक, हाँ। तो एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या होता है? सिंपल है, कॉम्बिनेशन लिख सकते हो आप, ठीक है, वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, ये सारी चीजें आप पढ़ते हो ना उसमें एक्सप्रेशन में। एक्सप्रेशंस में आप वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स का ही तो यूज करते हो। अब ये वेरिएबल और कांस्टेंट्स क्या होते हैं, मैक्सिमम बच्चों को वैसे मालूम होगा, फिर भी बता देता हूँ। जिनकी वैल्यू आपकी क्या रहती है, हमेशा फिक्स्ड रहती है, सॉरी, जिनकी वैल्यू फिक्स्ड रहती है वो आपके क्या होते हैं, कांस्टेंट्स। जैसे 2 3 कोई भी नंबर, ये हमेशा यही रहेंगे। और इनकी वैल्यू क्या करती है, वेरी करती है, चेंज करती है, ठीक है। ये बड़ी बेसिक चीज थी, एक्स वाई जो भी चीज़ है ये सारी वेरिएबल्स होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मेन चीज़ पे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, इसका क्या मतलब है अब समझते हैं। यहाँ पर नॉन नेगेटिव का मतलब है कि एक तो जो पावर है, ठीक है ना, यहाँ पर एक और चीज लिखनी है आपको, वेरिएबल्स हैविंग पावर, ठीक है, हैविंग पावर ऑफ, ये भी ऐड कर लेना, पावर की बात हो रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो पावर है वो आपकी कैसे होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, और साथ ही में कैसे होनी चाहिए, वो इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। अब इसका क्या मतलब है देखते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैं लिख दूँ √x+1, यहाँ 1/x² - 2x+3, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ x की पावर 3/2 + 5x+1। अब ये तीनों पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो हमारा केस है वो कैसा है, पावर आपकी कैसी है, नेगेटिव या फ्रैक्शन में है, ठीक है। और जब भी ये चीज़ होगी तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल में साफ कहा गया है कि जो पावर होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए और इंटीजर होनी चाहिए। अब इंटीजर्स क्या होते हैं आपके, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव वाले तो हटा ही देना है, ठीक है, पॉजिटिव वाले हमने यहाँ पर कंसिडर करना है। और इंटीजर्स के जो बाकी पार्ट्स, जो दूसरा क्लासिफिकेशन होता है वो क्या होता है, फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शन आपका नहीं होना चाहिए यहाँ पर। तो ये तीनों केसेस में आपके क्या है, यहाँ पर आपका फ्रैक्शन था, ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है, नेगेटिव में है, और इस केस में आपका क्या हो जाएगा, रूट में है। तो ऑब्वियसली बात है कि जो रूट वाला है वो पावर हाफ ही तो होगी ना, फ्रैक्शन में होगी। तो ये जितने भी ये केस हैं आपके, ये क्या है, पॉलिनोमियल्स नहीं है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये सबसे मेन है यहाँ पर, ठीक है, यही डेफिनेशन है पॉलिनोमियल्स की, इसे आप याद रखना अच्छे से। और एक और चीज़ गाइज यहाँ पर, आई होप आप सबने नोट डाउन कर लिया होगा ये, चलो आपसे एक क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल और इक्वेशन में डिफरेंस क्या है। इक्वेशन पता है ना सबको, पॉलिनोमियल और इक्वेशन, क्या डिफरेंस है इनमें, बता सकता है कोई? ऑब्वियसली कुछ बच्चे बता ही देते हैं अगर लाइव चल रहा होता सेशन, तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर। पहले आप इक्वेशन देखिए, इक्वेशन मैंने लिखी कोई भी,
तो ये आपकी क्या है, इक्वेशन है। और अगर पॉलिनोमियल लिखूंगा मैं तो ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल है। आई होप आपको अब डिफरेंस समझ में आ गया होगा दोनों में, ठीक है। पॉलिनोमियल का मतलब है सिंपल एक एक्सप्रेशन, और इक्वेशन में आपको उस फंक्शन की वैल्यू कुछ ना कुछ आपको दी होगी। ऑलराइट, तो चलिए हम, हाँ तो गाइस अब हम बात करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की। जो भी मैं लिख रहा हूँ इससे प्लीज आप नोट कीजिए, ठीक है, काम ही आएगा आपके। और आगे मैं और भी हाई लेवल चीजें बताने वाला हूँ, पर उस चीज के लिए पहले हमें बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, अब इस केस में सबसे पहले मैं बात करूंगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का क्या मतलब है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब है कि जिसमें आपका कोई भी क्या हो, वेरिएबल ना हो, है ना। तो सिंपल सी बात है, जो भी आपके नंबर्स हैं, जो भी कांस्टेंट है, वो आपके सारे क्या होंगे, यहाँ पर कांस्टेंट पॉलिनोमियल होंगे। ऑलराइट, तो आप ये कह सकते हो डिग्री क्या है इस केस में, 0, क्योंकि डिग्री का यहाँ पर जो मीनिंग है वो क्या है आपका, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्सप्रेशन। तो इस केस में डिग्री 0 है, किसी भी चीज की डिग्री हो, क्योंकि इसके साथ अगर नहीं है तो मैं क्या बोलूंगा, x की पावर 0 ही तो बोलूंगा ना, और किसी की भी पावर 0 क्या होती है, 1 होती है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। अब सेकंड है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल का क्या मतलब है? लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब है कि जिसकी डिग्री आपकी क्या हो, 1 हो। एग्जाम्पल ax प्लस b, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली x की डिग्री कितनी है, 1 है। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, आई होप आप सबको मालूम होगा ये। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक के केस में क्या होता है, आपका डिग्री 2 होती है। तो यहाँ पर आपका डिग्री 2 होती है, और हम इसको लिखते हैं किस तरह से, जो जनरल फॉर्म होती है इक्वेशन, हाँ पॉलिनोमियल लिखने की, वो यही है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर हम क्यूबिक की बात करें, ये गाइस थोड़ा आपको पता होना चाहिए, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। और बाय क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक के केस में इसकी डिग्री लिख लेना, कितनी डिग्री होगी क्यूबिक की, 3 ही होगी। ठीक है, तो इस केस में ax 4 प्लस बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। अभी कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यार ये क्या पढ़ा रहा है, मतलब बच्चों वाली चीज़ें, बट अभी मैं आपको जो एसएससी सीजीएल वाले हैं, या जो आपके सीडीएस वाले हैं, या जो आईबीपीएस एसबीआई वाले हैं, पीओ या क्लर्क, कोई भी इसी से रिलेटेड, इस डिग्री के कंसेप्ट से रिलेटेड ही अभी मैं आपको क्वेश्चंस सिखाऊंगा, करवाऊंगा यहाँ पर, कि इस डिग्री के कंसेप्ट से ही हम इतने बड़े बड़े क्वेश्चन इतने इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी अभी बहुत जल्दी मैं करवाने वाला हूँ, तो थोड़ा आप पेशेंस रखिए। हाँ, तो यहाँ पर आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, इसकी डिग्री कितनी होगी, 4। ठीक है, ये सबको मालूम होना चाहिए, जनरल फॉर्म जो होती है पॉलिनोमियल लिखने की। अब यहाँ पर ये जितने भी मैंने केस लिए हैं, इन किसी में भी ना a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर a 0 के बराबर हो गया ना, तो ये एक एक स्टेप पीछे चलते जाएंगे। इतना आप खुद देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, तो चलो यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की। बहुत इजी कंसेप्ट है ये। अब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल से पहले मैं आपको कुछ याद कराना चाहता हूँ। आपने क्लास 9th में 2 कंसेप्ट पढ़े थे पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर ही। एक था आपका रिमाइंडर थ्योरम, एक था आपका फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि ये क्या थी। रिमाइंडर थ्योरम में आपको कोई भी डिवाइजर दे दिया जाता था x माइनस एल एक्स से, एंड आपको डिविडेंड साथ में बता दिया जाता था। जैसे कोई भी इक्वेशन दे दिया आपको, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, कुछ भी आपको दे दिया, और आपको फाइंड करना होता था इसका रिमाइंडर। तो हम क्या करते थे, इस चीज को 0 के बराबर रखते थे और x की वैल्यू निकालते थे, और फिर x की वैल्यू यहाँ पर पुट करवाते थे। ऑलराइट, और यहाँ पर पुट कराने के बाद जो हमारा आंसर आता था, इस चीज को हम क्या बोलते थे, रिमाइंडर बोलते थे। और यही आपकी क्या है, रिमाइंडर थ्योरम है। ठीक है, और ये जो हम x इक्वल टू ए जो वैल्यू यहाँ से हम निकाल रहे हैं और जो यहाँ पर पुट करवा रहे हैं, यही आपका क्या होता है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होता है।
ऑलराइट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल मीनिंग है यार, अगर आपको कोई भी फंक्शन दिया जाए, अब फंक्शन मत पूछना अभी मुझसे क्या होता है, क्योंकि फंक्शन आप डिटेल में पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। जो बच्चे अभी क्लास 10th में हो इसलिए उनके लिए बोल रहा हूँ। एफ एक्स, अब जो एफ एक्स है कोई भी आपको इक्वेशन दे देगी और यहाँ पर आपसे पूछ लिया f-1 की वैल्यू, तो कुछ नहीं करना आपको, x की जगह क्या रख देना है आपको, -1 रख देना, तो ये आपका क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। इसी चीज को हम कहते हैं फैक्टर थ्योरम पर आते हैं। फैक्टर थ्योरम का क्या मतलब था, फैक्टर थ्योरम के केस में हमें पहले से ही मालूम है कि रिमाइंडर क्या होगा आपका, 0 होगा। तो ऑब्वियसली बात है कि ये px की वैल्यू हमें पहले से मालूम है। कोई भी इक्वेशन दियो x² - 4x + k, हम क्या कर देते थे, 0 के बराबर रख देते थे, है ना। तो हमें क्या बताना होता था, इस k की वैल्यू बतानी होती थी और वैल्यू हमें बता दी जाती थी कि P2 पे है या किसी पे भी। तो फैक्टर के केस में क्या होता था कि हमें फैक्टर्स निकालने होते थे। मैंने HCF LCM वाली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया फैक्टर्स और मल्टीपल के बीच का डिफरेंस क्या है, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो सारी मैंने उस वीडियो में क्लियर करी हुई है, तो आप प्लीज़ पहले उस चीज़ को जाकर ज़रूर देखिएगा, वो बहुत हेल्प करेगा आपको इस वीडियो में। अब फैक्टर थ्योरम, इससे आप ये कह सकते हैं कि जो फैक्टर थ्योरम है आपका, वो एक स्पेशल केस है किसका, रिमाइंडर थ्योरम का। सही बात है भाई, रिमाइंडर थ्योरम में हम रिमाइंडर निकाल रहे हैं, यहाँ पर हमें पहले से पता है रिमाइंडर 0 है ना। यहाँ पर हम कोई भी एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालते हैं फैक्टर थ्योरम में। ये जो लाइन मैंने लिखी है ये भी CDS 2015 या 16 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अगर आपको यकीन नहीं है तो जस्ट गूगल इट। आपको जीरोस का मतलब क्या होता है, जीरोस को हम रूट्स भी कहते हैं, आंसर भी कहते हैं, सोल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है, बहुत सारे नाम है। तो यही जीरोस कहलाते हैं। अब कैसे होंगे जीरोस, ये समझते हैं। यहाँ पर फंक्शन है कोई भी, इस फंक्शन की वैल्यू कभी ना कभी 0 होगी। अब वो किस वैल्यू पे होगी, मैंने बोल दिया k पे होगी। चलो k क्या है, एनी रियल नंबर। इस k पे इस फंक्शन की, इस पूरे की वैल्यू आपकी क्या आएगी, 0 आएगी। और इसी k को हम क्या बोलेंगे, रूट ऑफ द इक्वेशन। क्या बोलेंगे, रूट ऑफ द इक्वेशन। जैसे अगर मैं बात करता हूँ आपसे लीनियर पॉलिनोमियल की, तो लीनियर पॉलिनोमियल आपका क्या है, ax + b। और अगर आप मुझसे पूछें कि इसके जीरोस फाइंड करो आप, तो ऑब्वियसली बात है जीरोस आप डिग्री देख के ही पता कर सकते हैं। कैसे, अगर 1 डिग्री है तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होगा, एक ही 0 होगा, एक ही रूट होगा। 2 डिग्री है मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे। 3 डिग्री है तो 3 रूट्स होंगे। 4 है तो इस तरह से वो n टर्म्स के लिए आपके n रूट्स निकलेंगे। तो अभी मुझे मालूम है एक ही डिग्री है तो मैं क्या कर दूंगा, इसको 0 के बराबर रखूंगा। 0 निकालने के लिए यही करना होता है हमें, इक्वेशन को 0 के बराबर, मतलब इक्वेशन क्रिएट करनी है। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, b/a। ये आपका क्या हो गया, रूट हो गया। यहाँ आप बोल सकते हो 0 ऑफ द इक्वेशन। 0 का मतलब 0 मत समझिएगा आप, 0 का मतलब यहाँ पर रूट निकालना, आंसर निकालना वेरिएबल का उसके, ठीक है, किस वैल्यू पे वो पूरी इक्वेशन 0 आ रही है। ऑलराइट, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर बहुत छोटा सा यूज है एक, ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के अंडर ही। अब जैसे आपको कोई ग्राफ दिया है, ठीक है, कैसा भी ग्राफ है, ये कुछ इस तरह का ग्राफ है, और आपको बोल दिया गया है कि y जो है वो आपका f(x) है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि फंक्शन है यहाँ पर कोई, जैसे x², कुछ भी फंक्शन आपको दिया जा सकता है। अब जब भी ऐसा केस आए, x², x कुछ भी आपको ये मतलब एक्सप्रेशन दी हुई हो x की टर्म्स में, तो हमें क्या देखना होगा कि ये जो ग्राफ है ये कितनी बार x पर कट कर रहा है। ये जो ग्राफ का कर्व है ये कितनी बार इस ग्राफ पे x पर x एक्सिस पे कट कर रहा है। तो अभी 3 बार कर रहा है, तो मैं बिना सॉल्व करे कह सकता हूँ कि इसके कितने रूट आएंगे, 3 रूट आएंगे। ऑलराइट, तो मतलब ये एक मैंने जस्ट एग्जांपल लिया, अब आप ये मत सोचना क्वाड्रेटिक था, ये एक जस्ट मैं बता रहा हूँ एक एग्जांपल लेके कि ऐसा ये केस आपका होगा, ठीक है। 3 है तो मैं यहाँ पर चलो क्यूब कर देता हूँ। आगे इतनी बात समझ में, ठीक है। और कई बार आपको ऐसा भी बोला जा सकता है x = ठीक है, या f(y) = y² - 2y + 1, कुछ भी ऐसा बोला जा सकता है। तो फिर आपको बताना होगा, ठीक है, ग्राफ आपको दिए जाएंगे तो फिर आपको y की टर्म्स के लिए बताना होगा, मतलब आपको वेरिएबल्स देखने की कौन कौन से कहाँ पर है। अगर x के केस में तो तब आप x एक्सिस देखोगे,
y के टर्म्स में तो तब आप y एक्सिस में देखोगे तो इसके कितने जीरोस हो जाएंगे 2, क्योंकि ये 2 बार कट रहा है। ठीक है, जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी में काफ़ी, तो वो देख लेंगे, बहुत इजी कंसेप्ट है ये। मैं आपका रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट्स। अरे हाँ, एक चीज़ है, कोएफिशिएंट, कांस्टेंट, वेरिएबल, ये सबको आई होप मालूम होंगे। नहीं मालूम तो मैं छोटी सी एक एग्जांपल दे देता हूँ छोटे बच्चों के लिए। 3x² माइनस 2x प्लस 1। तो अगर मैं यहाँ से पूछूँ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है तो आप बोलोगे 3। x का कोएफिशिएंट क्या है जो इसके आगे होता है, तो वो पूरा का पूरा -2 होगा। और अगर मैं इसमें पूछ लूँ x की पावर 5 का कोएफिशिएंट बताओ, तो आपको दिखाई दे रहा है x की पावर 5 नहीं है, तो आप क्या बोलोगे 0। ऑलराइट, कांस्टेंट आपको पता है ये टर्म है, वेरिएबल आपके सामने है x। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए। अब इस टॉपिक से पहले मैं थोड़े से कंसेप्ट डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब गाइस यहाँ पर ध्यान से समझना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म आपको मालूम है, ax² + bx + c = 0। ध्यान से समझना जो अभी यहाँ पर बिगिनर्स हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो आया कहाँ से है बेसिकली, ठीक है ना। कैसे, मतलब क्यों यूज़ करवाया जाता है उस चीज़ को, रूट्स वगैरह सारी चीज़ें भी मैं डिस्कस कराऊंगा। ध्यान से अब इस चीज़ को समझना। क्या करो, a से डिवाइड करा दो पूरी इक्वेशन को, यहाँ a कॉमन ले लो, एक ही बात है। तो ये कुछ ऐसा होगा, x² b/ax c/a = 0। ऑलराइट, अब यहाँ पर करो क्या, ये जो टर्म है इसका कोएफिशिएंट देखो, b/a है ना, x² + b/ax + c/a = 0। ये तो हमारी एज इट इज इक्वेशन है। और अब करना हमें ये है, हमें क्या करना है, यहाँ पर ऐड करा देना है इस कोएफिशिएंट को, b/a जो है इसके साथ क्या करा देनी है, हाफ की मल्टीप्लाई करा देनी है। तो b/2a ही बन जाएगा ना, इस वाली टर्म के साथ हाफ की मल्टीप्लाई करा देनी है, तो ये b/2a ही बन जाएगा। और फिर हमें क्या करा देना है, पूरे का स्क्वायर कर देना है। तो ये टर्म पूरी की पूरी जब मैंने यहाँ पर ऐड करी है तो यहाँ पर भी ऐड करनी पड़ेगी, एडिंग बोथ साइड्स ही तो करेंगे ना। ये बात समझ में आई? नहीं आई? नहीं आई तो कोई बात नहीं, दूसरा तरीका बता देता हूँ। दूसरा तरीका ये है, अब इतना काम पहले हम देख लेते हैं करा क्यों हमने, चलो थोड़ी अभी बाद में बताता हूँ क्यों करा। क्योंकि हमें फॉर्मूला बनाना है होल स्क्वायर का। अब आप इसको ध्यान से देख सकते हो, a², ठीक है, + b² + 2ab का फॉर्मूला बन रहा है, ये यही काम करना है। तो ये जो केस है आपका, ऑब्वियसली बात है कि ये आपका क्या शो कर रहा होगा, 2ab। अब a यहाँ पर क्या है आपका, x है ना, और b की वैल्यू हमें फाइंड करनी। ये b नहीं हो सकता, ये कांस्टेंट है आपका, इसको साइड में लेके जाओ, ठीक है ना। b फॉर्मूले वाला 2ab, इसलिए मैंने कैपिटल B माना है उसे, स्मॉल b नहीं माना। तो आप क्या करो, इस 2ab को किसके साथ कंपेयर कराओ, b/ax के साथ कंपेयर कराओ, क्योंकि यही तो है ना 2ab। तो यहाँ से x कट जाएगा तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b/2 है। तो इस b/2 की वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे। मतलब हमें क्या निकालना था, b की वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि a² पता था, 2ab पता था, पर b² हमारे पास नहीं था फॉर्मूला बनाने के लिए। तो यहाँ पर आप b की वैल्यू यहाँ से निकाल दो, या मैंने अभी आपको मेथड बताया कि हाफ से मल्टीप्लाई करा के उसका स्क्वायर करा दो। इस चीज़ को हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी कहते हैं, ठीक है। तो वीडियो अगर नहीं आया समझ में, तो जो बिगिनर्स हैं वो नहीं आया होगा, तो वो वीडियो थोड़ी बार बार देखें, उन्हें समझ में आ जाएगा ये कंसेप्ट। जब मैं काफ़ी, मतलब आज से 12 साल 10 साल पहले के करीब, तो मुझे भी प्रॉब्लम आई थी इस चीज़ में, ठीक है। तो मैं समझ सकता हूँ बिगिनर्स के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो देखिए अब यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ a² + b²। आप सॉल्व करोगे तो 2ab आपका यही आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ ना यहाँ पर x + b/2a का होल स्क्वायर। और यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं, b² - 4a² - c/a। आ गया यहाँ तक समझ में सबको, ठीक है। और अब अगर मैं आगे बढ़ूँ, यहाँ पर b/2a, ये स्क्वायर हटके यहाँ पर पूरा आपका क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, है ना। तो जब आप रूट लिखोगे यहाँ पर b² - 4ac/4a,
4a²। एलसीएम लिया मैंने और कुछ नहीं किया यहाँ पर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, अब ये उधर जाके माइनस में चला आएगा, -b, इधर से 4a² बाहर जब आएगा तो 2a बचेगा, ठीक है ना। तो हमेशा एक और चीज, जब भी स्क्वायर से रूट आप लेके जाते हो तो दो वैल्यूज आती हैं, प्लस और माइनस, याद रखना ये चीज। तो प्लस माइनस रूट b², मैं डायरेक्ट एलसीएम ले रहा हूँ, एक स्टेप मैंने यहाँ पर खा लिया है, ठीक है। सॉल्व करके देख लेना, आपका यही आ जाएगा अभी, b² - 4ac/2 है, ठीक है। तो अब ये जो x मैंने निकाला, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पहले अच्छे से समझ लेना, फिर वीडियो पॉज करके फिर नोट डाउन करना, ठीक है। और खुद से नोट डाउन करने की कोशिश करना ताकि आपको समझ में आ जाए। अगेन ये भी बिगिनर्स के लिए ही था, ठीक है। तो यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब ये जो मैंने निकाला ये क्या है, ये अल्फा और बीटा है। अल्फा बीटा मैंने रूट्स मान लिए इस इक्वेशन के, ठीक है। लेट अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब आप मुझे बता सकते हो इजिली कि जो अल्फा की वैल्यू होगी वो क्या होगी। एक बार तो ये हो जाएगी, और बीटा की वैल्यू अरे कुछ नहीं करा मैंने, बात तो वही है, बस एक बार माइनस और एक बार प्लस। तो इसकी वजह से क्या आ गई, दो वैल्यूज आ गई यहाँ पर अल्फा और बीटा की, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। आगे बढ़े अब हम, चलो यहाँ तक तो हमारी बात क्लियर हो गई है। अब एक और कंसेप्ट है यहाँ पर, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब है, क्या मतलब है डिस्क्रिमिनेंट का, b² - 4ac, ये मतलब है डिस्क्रिमिनेंट का। ये जो वैल्यू है इसको हम क्या बोलते हैं, d बोलते हैं। अब इसके भी दो चीजें हैं, ठीक है ना। दो चीजें कौन कौन सी हैं, अगर d की वैल्यू क्या हो, 0 से कम हो, तो वो केस हो जाएगा इमेजिनरी रूट्स का, इमेजिनरी रूट्स का। अगर d की वैल्यू आपकी क्या हो, 0 से कम हो, नेगेटिव की तरफ हो, तो आपके वो इमेजिनरी रूट्स होंगे, सिंपल बात है ये। और अगर d की वैल्यू क्या हो, बड़ी हो या बराबर हो 0 से, तो ये आपके रूट्स कैसे होते हैं, रियल रूट्स होते हैं। बट इसमें भी अभी आपकी कैटेगरी है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये नोट डाउन कर लेना, ये सारा अभी आते हैं अभी इस पर भी। हाँ, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो कैटेगरी है। यहाँ तो d हो बराबर 0 के, यहाँ d क्या हो, बड़ा हो 0 के। तो जब d होगा 0 के बराबर, तो ऑब्वियसली बात है आप बराबर रखोगे उसमें, तो डायरेक्टली हमें क्या मिल जाएंगे, इक्वल रूट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, इक्वल रूट्स। मतलब इस केस में हम क्या बोलेंगे, अल्फा = बीटा, दोनों बराबर हो जाएंगे। ये आगे बात समझ में। अब d इज मोर देन 0 के केस में आपका क्या होगा, इसमें आएंगे और दो केस। अब ये थोड़ी नई चीज होगी आपके लिए, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ना, खासकर बिगिनर्स जो हैं। बिगिनर्स का मेरा कहने का मतलब है जो अभी क्लास 10th में है, या जो अभी बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जो अभी जिन्होंने एसएससी या सीडीएस या बैंकिंग की अभी जस्ट प्रिपरेशन शुरू ही करी है, ठीक है ना। तो अच्छे से समझिएगा इस चीज को। इसमें दो केस आएंगे, एक तो आएंगे रेशनल रूट्स और दूसरा आएंगे आपके इरेशनल रूट्स, ठीक है। अब रेशनल रूट्स का मतलब क्या है, हमेशा आपका d कैसा आएगा, परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो उस केस में आपका क्या हो जाएंगे, वो रेशनल रूट्स हो जाएंगे। मतलब ये जो रूट की वैल्यू है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वो आपका कैसा मिलना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। मतलब अगर रूट 16 है तो आप डायरेक्टली क्या लिख दोगे, 4। रूट 64 है, डायरेक्टली क्या लिख दोगे, 8। तो ऐसे केस में जो आपके रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रेशनल रूट्स होंगे। बाकी जितने भी नंबर्स जिनके परफेक्ट स्क्वायर ना बन रहे हो, तो वो सारे के सारे रूट्स क्या कहलाएंगे, आपके इरेशनल रूट्स कहलाएंगे। ऑलराइट, अब इरेशनल रूट समझते हैं। यहाँ पर दो केस हैं। अब इरेशनल रूट्स का मतलब ये है, अगर तुम्हें दे दिया जाए यहाँ पर, इफ वन रूट इज a + √b, ये गिवन हो क्वेश्चन में कभी भी, अगर एक रूट a + √b है, तो याद रखना हमेशा कि जो आपका दूसरा रूट होगा, अनदर रूट, वो आपका क्या होगा, a - √b। हमेशा याद रखना ये बात कि अगर आपको एक रूट दिया जाए a + √b या a - √b, तो
बस सेकंड वाला जो रूट होगा वो आपको खुद से समझ लेना है कि वो कैसा हो जाएगा, बस साइन अपोजिट हो जाएगा उस चीज़ का। इतनी बात आई समझ में। पर ध्यान रखना कि ये भी चीज़ तभी पॉसिबल है जब आपके ए बी सी क्या हो, रेशनल हो। ठीक है, ये आपके कैसे होने चाहिए, रेशनल नंबर्स होने चाहिए, ए बी सी। ऑलराइट, समझ में आ गया इतना? नोट कर लो इस चीज को अच्छे से प्रॉपर। ऑलराइट, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट। अब यहां पर ये इक्वेशन है आपके पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अगर मैं यहां से सम ऑफ जीरोस निकालना चाहूँ या सम ऑफ रूट्स कह सकते हो आप, तो क्या मतलब है, अल्फा प्लस बीटा। आप प्लस कराओगे दोनों को, ठीक है, तो ये आपका कहीं ना कहीं आ जाएगा -2b/2a, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो -b/a। ठीक है, फिर आप क्या करो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। तो जब आप मल्टीप्लाई कराओगे इसको तो ये आपका आ जाएगा डायरेक्ट c/a। यही दो चीजों की बात हो रही है यहाँ पर। तो जब आपको ये चीजें मालूम पड़ी हैं, ठीक है, समझ में आ गई है ये आपको इतनी बात। अब जरा इस इक्वेशन को फिर से देखिए, इसको भी मैंने कैसा लिखा था थोड़ी देर पहले, a कॉमन लेने के बाद मैंने कुछ ऐसा लिखा था ना, ये b/a x प्लस c इक्वल टू 0, हाँ c/a इक्वल टू 0 है ना। अब यहाँ पर इस b/a को मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस b/ax। क्यों लिखा है ऐसा आपको समझ में आ गया, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास -b/a की जगह क्या है, मैं क्या लिख सकता हूँ, सम ऑफ जीरोस या अल्फा प्लस बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, एक्स आप बाहर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और c/a की जगह क्या लिख सकता हूँ, अल्फा बीटा। आ गया समझ में? ऐसा भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका इस्तेमाल ये है कि आपको कभी क्वेश्चन में सम ऑफ रूट्स दे दिया जाए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे दिया जाए, तो आप डायरेक्टली इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। और कभी कभार आपको अल्फा बीटा दे दिया जाएगा तो इक्वेशन बनानी होगी, तो तब आप ये चीज़ें फाइंड करके इक्वेशन आप फाइंड कर पाएंगे। और जो बाकी कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस है वो मैं बेटा अभी आने वाला हूँ, तब देखेंगे, ठीक है, किस में कितना है दम। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी ये जो मैंने बात करी है ये क्वाड्रेटिक के लिए करी है, ठीक है, मैं बाकी भी बता देता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ क्यूबिक की, अब क्यूबिक की फॉर्म अभी मैंने लिखवाई थी ax³ bx² प्लस cx प्लस टी। ठीक है, अब अगर यहाँ पर बात हो जीरोस की, क्यूबिक है तो 3 जीरोस होगी, मान लो अल्फा बीटा और क्या मानोगे, गामा मान लेते हैं, चलो ठीक है, अल्फा बीटा गामा। तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोस में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जब आप फाइंड करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, -b/a। ठीक है, कितना आ जाएगा ये, -b/a। और जब आप अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर c/a आ जाएगा। और फिर अल्फा बीटा गामा आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर -t/a आ जाएगा। ऑलराइट, तो ये चीज़ हमें यहाँ पर मालूम पड़ी। और जब हम यही वैल्यू सब्स्टिट्यूट कराएंगे इक्वेशन के लिए, तो जो आपको इक्वेशन जैसे मैंने यहाँ पर ये बनाई थी वैसे इस केस में भी बनेगी। ठीक है, इस केस में कुछ इस तरह से लिखोगे आप, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा x माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। ठीक है, ये थोड़ा आ गया समझ में। ऐसे आप बाय क्वाड्रेटिक का भी लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक का भी बता देता हूँ। बाय क्वाड्रेटिक का जो फॉर्म है वो कैसी है, ax4 प्लस bx³
प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल टू 0। अब इस वाले केस में 4 है तो 4 रूट्स होंगे, अल्फा बीटा गामा डेल। तो क्या वैल्यू है इसकी, माइनस बी बाय ए वैल्यू है इसकी, ठीक है। और एक बार जब आप ऐसे लिखोगे ना अल्फा बीटा बीटा गामा गामा डेल, तो ये बहुत सारे हो जाएंगे, तो आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो इसकी जगह पर, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और गामा प्लस डेल्टा प्लस अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा। तो ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, सी बाय ए के बराबर हो जाएगा आपका, ऑलराइट। और एक बार आपका, ठीक है, अल्फा बीटा है, ठीक है, और बाहर क्या हो जाएगा आपका, गामा डेल हो जाएगा या डेल गामा हो जाएगा, और यहाँ पर आपका अल्फा बीटा मल्टीप्लाई में और डेल प्लस गामा प्लस में। तो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस डी बाय ए लिख सकता हूँ। और ऐसे ही तीनों का अल्फा बीटा गामा डेल जो हो जाएगा आपका ई बाय है, ऑलराइट। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा बाय क्वाड्रेटिक का भी। ये कॉम्पिटिटिव लेवल्स के लिए थोड़ा ज़रूरी हो जाता है, पर वैसे इतना ये यूज़ में नहीं है आपका। क्वाड्रेटिक तक भी आपको अच्छे से मालूम हो तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ, इस एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ठीक है, क्वाड्रेटिक के रिगार्डिंग, अगर आपके पास रूट्स गिवन है, चलो मैं इरेज कर ही देता हूँ, अगर आपके पास क्या गिवन है, रूट्स गिवन है, 2 रूट्स हैं, ठीक है, रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, मतलब एक अल्फा है तो एक 1 बाय अल्फा है मान लीजिए। तो इस केस में आपको एक चीज याद रखनी है कि जो आपका प्रोडक्ट होगा, याद के ये तो आपको मालूम ही है, जो प्रोडक्ट होगा वो कितना हो जाएगा, 1। और अभी अभी मैंने प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला क्वाड्रेटिक के लिए क्या पढ़ा है, सी बाय ए, है ना। तो 1 इक्वल टू सी बाय ए, तो इससे मुझे क्या पता चल गया, ए इक्वल टू सी। बहुत काम की चीज़ है ये, ठीक है, कॉम्पिटिटिव लेवल में भी ये काम आती है कि जब भी रेसिप्रोकल रूट्स है तो हमें डायरेक्ट ये चीज़ पता होना चाहिए इक्वेशन में, जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है उसमें ए और सी आपके दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और यहाँ पर दूसरी चीज़ ये है, ये लिख लेना आप यहाँ पर, व्हेन रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ये जो रेसिप्रोकल, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये भी क्या है, ये सारे रूल्स ही हैं अलजेब्रा के, ठीक है, जो आपने बचपन में पढ़े होंगे अपने, बचपन 7th 8th क्लास 6th 7th। तो ये पहली चीज़ थी। दूसरी चीज़ आती है, आपके पास 2 रूट्स हैं बट क्या है, उनके साइन अपोजिट है, पर मैग्नीट्यूड में वो क्या है, इक्वल है। मतलब जैसे एक 2 है तो एक -2 है। तो इस केस में हमें मालूम है कि सम किसके बराबर हो जाएगा, 0। अल्फा प्लस बीटा 0 के बराबर है। तो जब सम 0 के बराबर है तो सम की वैल्यू कितनी होती थी, माइनस बी बाय है। तो मैं इससे क्या कह सकता हूँ कि जो बी की वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो ये आपका सेकंड केस हो जाएगा, व्हेन रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा।